स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं निधि कंपनी के बारे में। देखिए निधि कंपनी का मतलब, देखिए निधि कंपनी चैप्टर का नाम है या टॉपिक का नाम हमारा रहेगा निधि कंपनी के बारे में। देखिए निधि कंपनी ये कोई कंपनी का नाम वगैरह नहीं है, ये बेसिकली क्या है, एक जो निधि कंपनी जो है एक एज ए कंपनी की तरह काम करती है जिसका नाम निधि दिया गया है। ये नहीं है कि हम स्पेसिफिक किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये निधि कंपनी जो होगी बेसिकली किस लिए बनाई जाती है, ये जो होगा कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 406 माफ करना 406 जो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। साथ में इसको लेकर हम रूल्स आए हैं जो कि रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स के अंदर कि किस किस तरीके से निधि कंपनी काम करेगी या कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको चाहिएगी, क्या क्या कितने ऑडिटर होंगे या कोई डायरेक्टर के बारे में कितनी फंड चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। निधि का मतलब क्या है, दैट इज अ म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। ये जो होगी म्यूचुअल, मतलब कहने का मतलब है कि जो ये एक्टिविटी, ये जो कंपनी होगी ये म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करेगी, जिसलिए इसका नाम क्या कह सकते हैं, निधि कंपनी या फिर म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी इसको बोला जा सकता है। ये बेनिफिट किसके लिए होगा, देखिए बेनिफिट की अगर हम बात करें, बेनिफिट कह देगी टू मेंबर, बिल्कुल जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन लाएगी और निधि कंपनी को क्या करेगी, उसको एग्जिस्टेंस में लाती है। उसको लेकर मान लीजिए कोई भी रूल्स एप्लीकेबल करने हैं या कोई भी मॉडिफिकेशन लेके आना है, उसके अंदर की मॉडिफिकेशन कोई रूल्स के अंदर या कोई एडिशन लेके आना है, ये सब कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। एडिशन लेके आना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही मान लीजिए कोई भी रूल्स नया लेके आना है या मॉडिफिकेशन या कोई एडिशन लेके आना है, तो ये क्या करेगी, जो पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर जो भी दो हाउसेज होंगे, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नंबर 1 नंबर 2 जो होंगे, उनके अंडर कैसे लेके जाएगी, वहां पर उसको क्या किया जाएगा, पास किया जाता है जी, पास किया जाएगा। पास होगा तभी वो क्या होगा, निधि कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है, जो कि हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो होंगे उनके आगे बेसिकली लिया जाएगा, जो कि 30 डे के लिए आपके पास पेंडिंग रहेंगे। 30 डे के अंदर क्या होगा, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट होते ही पास हो गया, मान लीजिए दो केस होंगे, या तो पास हो जाएगा, यस ओके है, अगर नहीं होता है तो अलग बात है। अगर पास हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, वो इफेक्टिव इसके ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे निधि कंपनी के रूल्स के बारे में, साथ में हम पढ़ेंगे। रूल्स के लिए अगर हम समझे तो नोट्स के थ्रू हम इसको करने वाले हैं। जैसे हम नीचे बढ़ते, देखिए निधि के बारे में ये नोट्स जो होंगे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निधि के बारे में। देखिए निधि कंपनी के बारे में, देखिए निधि कंपनी जो वर्ड है, जो कि सेक्शन 406 से बेसिकली गवर्न किया गया है, सेक्शन 406 के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, बिल्कुल जी। उसके बाद अगर हम बात करें, जिस तरीके से बैंकिंग कंपनी है और एनबीएफसी कंपनी है, वैसे ही निधि कंपनी का भी अपना एक रोल है। बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी जो होगी, एनबीएफसी का मतलब रहेगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका नाम रहेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि क्या होगा बेसिकली आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड की जाती है, आरबीआई रजिस्टर करती है इसका, और तभी वो बेसिकली बनती है। जो कि आप अपने चैप्टर जो सब्जेक्ट ऑडिट है उसके अंदर एनबीएफसी के बारे में पढ़ते हैं, सीए फाइनल के अंदर। तो अब बैंकिंग की अगर हम बात करें, देखिए बैंकिंग कंपनी में क्या करती है, पैसों का लेना देना, लेंडिंग करती है और करती है। इसी तरीके से एनबीएफसी भी जो होगा ये एक्टिविटी करती है, जो कि आरबीआई की डायरेक्शन के ऊपर काम करना उसका काम रहता है, कि आरबीआई ने जो बोला उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। साथ ही डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, मान लीजिए कोई पैसा लेके आया तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, या लेंडिंग ऑफ टू द पब्लिक, पैसे को लोगों को लोन वगैरह देना, यही बैंकिंग का काम होता है। उसी तरीके से अगर हम निधि कंपनी की अगर हम बात करें, तो निधि कंपनी में भी क्या होगा, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस करेंगे, पैसा लेना और पैसा देना दोनों ही काम रहेगी जी, ठीक है। बट याद रखना यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, फ्रॉम मेंबर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है यहाँ पर, कहते हैं कि फ्रॉम मेंबर के द्वारा ही लिया जाएगा और मेंबर को ही दिया जाने वाला है जी, बिल्कुल जी। मेंबर, इसका ये जैसे मान लीजिए मेंबर है, इसके द्वारा ही लिया जाएगा और इसी के द्वारा दिया जाएगा जी, बिल्कुल जी। मेंबर के बेनिफिट्स के लिए काम किया जाता है, म्यूचुअल बेनिफिट रहेगा। नो आरबीआई डायरेक्शन, आरबीआई की कोई डायरेक्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाली है, ठीक है। कंपनी के अंदर क्या है, रूल्स बनाए गए, रूल्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं जी, बिल्कुल जी। रूल्स हम देखेंगे इसके अंदर।
अब हम बात करें अगर रूल्स की, तो रूल नंबर 4, सबसे पहले हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए रूल नंबर 4 जो होगा आपको कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी जो निधि कंपनी है वो निधि कंपनी किस तरीके से बनती है और इनकॉर्पोरेशन के बारे में और उसके बारे में आपको पता चलता है। देखिए इनकॉर्पोरेशन, देखिए जो भी निधि कंपनी होगी, इसने बोला कि एवरी निधि कंपनी सबसे पहले करेगी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, बिल्कुल जी, प्राइवेट कंपनी निधि नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, इसलिए बोला है कि सबसे पहले पब्लिक कंपनी होगी, बिल्कुल जी। साथ में कहते हैं कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना 5 लाख रुपए आपका होना चाहिए और आपके जो ऑब्जेक्टिव हो गए वो बेसिकली रूल्स के अकॉर्डिंग जो होगा, आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फुलफिल करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव के आपको आउटसाइड नहीं जाना है, जो ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग चलना है। साथ में कहता है कि नोट इशू अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू मत करना, देखिए इसने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला है कि नोट इशू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू मत करना। अब क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लीजिए ऑलरेडी इशूड है, देखिए अगर हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर ऑलरेडी इशू है, ऑलरेडी इशूड है क्या चीज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो उसको क्या करना है बेसिकली, उसको कहते हैं कि बेसिकली पे कर दीजिए, उसको क्या करना है बेसिकली आपको रिडीम कर देना है, रिडीम कर दीजिए उसको पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इसने बोला कि आपको अपनी कंपनी के साथ क्या करना है, यूज करना है वर्ड निधि कंपनी जो होगा उसका यूज करना है। फिर रूल नंबर 5, देखिए रूल नंबर 5 क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर के बारे में कहते हैं कि क्या क्या रहेगा। देखिए जैसे ही आपका 1 ईयर हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन के, उसके बाद क्या होगा, मिनिमम कहते हैं कि आपके 200 मेंबर होने चाहिए, कहते हैं कि मिनिमम 200 मेंबर तो हो, अगर उससे कम हो तो बेसिकली आपको चलना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग कि 200 मेंबर मिनिमम होने चाहिए। साथ ही साथ नेट ओन फंड की जो कंडीशन है वो 10 लाख या उससे ज्यादा की होगी। साथ ही साथ कहते हैं कि अनएनकम्बरेंसेस जो चार्जेस होंगे, यानी कि मतलब कि विदाउट एनी चार्ज, ये जो होगा मिनिमम 10% ऑफ द डिपॉजिट आपकी होंगे। देखिए जो कंपनी के जो निधि कंपनी के पास डिपॉजिट आएंगे जो मेंबर के द्वारा, उसका 10% जो होगा वो अनएनकम्बरेंसेस चार्जेस में आपका होना चाहिए, बिल्कुल जी। साथ ही साथ नेट ऑन फंड जो होगा वो 1:20 का आपका होने वाला है, नेट ऑन फंड जो होगा 1:20 का आपका होगा, बिल्कुल जी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वन क्या बोलता है, नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि इसने बोला कि देखिए जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया निधि कंपनी का, जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होगा उसके कहते हैं कि जो सेकंड ईयर शुरू होगा उसके 90 डेज के अंदर, ये है 90 डेज, कहते हैं कि उसके 90 डेज के अंदर निधि कंपनी क्या करेगी, एनडीएच फॉर्म कहते हैं कि 1 है, कौन सा है, एनडीएच 1 जो है वो जो होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, सीएस के द्वारा या सीएमए के द्वारा जो कि प्रैक्टिस में होंगे, उनके द्वारा क्या करेंगे, सर्टिफाइड करवाएंगे उसको फॉर्म को और क्या करेंगे, फाइल कर देंगे, बिल्कुल जी, विद इन 90 डे के अंदर फाइल कर देंगे, बिल्कुल करने वाले कंडीशन कि हमने जो पॉइंट नंबर ए, यानी कि जो मिनिमम मेंबर जो है, नेट ऑन फंड की अनएनकम्बरेंसेस जो चार्जेस है उसके बारे में, या नेट ऑन फंड जो होगा वो 1:20 है, वो सब हमने कंप्लाई किया है, वो आपको क्या करना है, अपने को विद इन 90 डे, फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट होगा सेकंड ईयर स्टार्टिंग के विद इन 90 डे के अंदर अपने को सबमिट करवाना है हमारे सर्टिफिकेट के अंदर, एनडीएच 1 के अंदर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ठीक है अगर आप नहीं करवा पाए तो उस सिचुएशन में कहता है अगर मान लीजिए नहीं कंप्लाई किया, बिल्कुल जी, इसने बोला कि इफ नॉट कंप्लाई, देखिए इसने बोला कि इफ नॉट कंप्लाई नहीं किया तो एक काम करना, एनडीएच फॉर्म लेना। आप क्या करना, देखिए एक एनडीएच फॉर्म लेना जिसका नाम होगा एनडीएच 2 के नाम से फॉर्म होगा, उसको क्या करना, साथ साथ बेसिकली उसको क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, एंड हो गया था, मान लीजिए 31 मार्च आ गया था, 31/3 आ गया था, उसके विद इन 30 डे के अंदर आपको क्या करना है, विद इन 30 डे के अंदर आपको रीजनल जो डायरेक्टर होगा उसके पास जाना है और साथ में कहते हैं कि आपको क्या करना है, एक्सटेंशन दे दो भाई साहब। तो वो क्या करेगा, विद इन 3 मंथ के अंदर आपको एक्सटेंशन दे देगा अप टू 1 ईयर के बारे में। इसका मतलब क्या होगा कि आपको क्या करना है, बी पॉइंट में आपको ऊपर क्या बोला था कि आपको फर्स्ट ईयर के एंड के बाद 90 दिन में क्या आपको रीजनल डायरेक्टर को या कि कोई जो कंसर्न अथॉरिटी होगा उसको सबमिट करना अपने को कि हमने जो कंडीशन है पॉइंट नंबर ए की, मिनिमम मेंबर की, नेट ऑन फंड की, वो कंप्लाई किया है, बिल्कुल जी। अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पाते, विद इन 90 डे में नहीं दे पाएंगे आपको लगता है, तो आप क्या करना, एनडीएच 2 फॉर्म लेना और आप रीजनल डायरेक्टर के पास जाना, वो आपको एक्सटेंशन दे देगा अप टू 1 ईयर की, हाँ भाई 1 साल के बाद आप दे सकते हो। उसके बाद कहते हैं कि अगर फिर भी आपने कंप्लाई नहीं किया, वहां पर जाने के बाद भी कहते हैं कि स्टिल नॉट कंप्लाई, अगर नहीं करते तो आप डिपॉजिट जो होगा फर्दर आप नहीं ले पाएंगे, तो ये आपकी कंडीशन रहेगी। उसके बाद रूल नंबर 6 आता है। रूल नंबर 6 जो बोलता है कि निधि कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती। निधि कंपनी के पास जनरल रिस्ट्रिक्शन रहने वाली है। नंबर 1, निधि कंपनी देखिए एक तो चिट फंड का बिजनेस नहीं कर सकती। देखिए इसको हाईलाइट करते हैं, देखिए इसको वर्ड नाम से याद रखना, चिल्ला, CHILLA,
LA चिल्ला के नाम से याद रखना, जिसके ची से मतलब सी का मतलब है चिट फंड, हायर परचेज, इंश्योरेंस, लीज के फाइनेंस का, या एक्विजिशन ऑफ द सिक्योरिटीज आपका आ जाएगा। ये इसका बिजनेस आप नहीं करेंगे, ना ही चिट फंड का, ना हायर परचेज का, ना इंश्योरेंस का, लीज का, या फिर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी मत करना। साथ ही साथ इसने बोला कि निधि कंपनी क्या नहीं करेगी, ओपन एनी करंट अकाउंट ओपन मत करवाना। बिल्कुल, जो करंट अकाउंट ओपन नहीं होंगे, ना ही आप प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, या अदर कहते हैं कोई डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होंगे वो इशू मत करना। ऑलरेडी इशूड है तो उसको क्या करना, आप उसको रिडीम कर देना। उसके बाद कहते हैं कि आप क्या नहीं करेंगे, निधि कंपनी क्या नहीं करेगी, किसी दूसरी कंपनी की कंट्रोल नहीं करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बिल्कुल जी नहीं करेगी। अब कहते हैं कि ऐसा क्यों, देखिए इसने बोला कि ठीक है अनलेस मतलब कर सकती है, ठीक है जी, SR पास कर लेना, साथ में रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल जो होगा वो आप ले लेना जी, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कब, अब जब आप एक्वायर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, नंबर 1 एक तो SR पास कर लेना, बिल्कुल जी, एक SR पास के साथ साथ कहते हैं कि अप्रूवल ले लेना रीजनल डायरेक्टर का। उसके बाद क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, उसके बाद इसने बोला कि कैरिंग एनी बिजनेस अमाउंट, इसने बोला कि नेक्स्ट वन आता है कि कैरी एनी बिजनेस अदर देन द बोरोविंग और द लेंडिंग टू द मेंबर। देखिए मेंबर को पैसा लेने और देने के अलावा कोई और बिजनेस आप नहीं करेंगे जी, ये कंडीशन है जी, बिल्कुल जी कंडीशन रहेगी, आपको ये कंडीशन माननी पड़ेगी रूल नंबर 6 के अंदर जो बोली गई है। आगे कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लेंगे और लेंडिंग करेंगे टू अ पर्सन अदर देन मेंबर नहीं करेंगे। जो मेंबर होगा, सबसे पहले कहते हैं कि आप भी नहीं देंगे, ना तो लेंडिंग और कहते हैं कि बोरोविंग नहीं करेंगे, बिजनेस ऐसा कोई बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है जी। साथ ही साथ कहते हैं कि जो अदर देन मेंबर के अलावा निधि कंपनी ना तो एक्सेप्ट करेगी, ना ही किसी को लोन देगी, मेंबर के साथ, मेंबर के लिए ही बनाई जाती है। फिर कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एसेट है वो कोई प्लेज पे मत देना, कहते हैं कि लॉक्ड बाय इट्स मेंबर और द एज ए सिक्योरिटी। देखिए मेंबर की जो सिक्योरिटी होगी वो प्लेज वगैरह पे मत रखना, और ना ही आप कहते हैं कि एनी बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी होगी, कंपनी से कहते हैं कि ना तो कोई लोन लेंगे, ना ही कोई लेंडिंग उनको कंपनी वगैरह को लोन देंगे। तो कहने का मतलब फुल एंड फ्लैज यही है कि आप मेंबर के लिए बनी और मेंबर के द्वारा ही काम किए जाते हो, तो इसलिए कहते हैं कि जो मेंबर होंगे मेंबर को ही लोन देना है, मेंबर के द्वारा ही लोन दिया जाएगा और मेंबर को ही लोन मिलने वाला है। डिपॉजिट और लेंडिंग सब मेंबर से जुड़ी हुई है। याद रखना जो आपकी निधि कंपनी होगी वो एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी कि हाँ सोलिसिट नहीं करेगी डिपॉजिट के लिए। ये नहीं होगा कि मान लीजिए कहते हैं कि टीवी में आप ऐड नहीं देंगे टीवी के अंदर कि आइए हमारे पास, कहते हैं कि डिपॉजिट जमा करवाइए जी, आइए डिपॉजिट करवाइए, हमारी एक निधि कंपनी आपको बेनिफिट देगी, इस तरीके से कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे जी, बिल्कुल जी। उसके बाद क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप कोई अरेंजमेंट होगा उसके अंदर नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ना ही कोई ब्रोकरेज होगी, ना ही कहते हैं कि इंसेंटिव फॉर द रिसीविंग डिपॉजिट रिसीविंग, ये नहीं होगा कि मान लीजिए कोई मेंबर को ऐसे बोलेंगे किसी और पर्सन को कि आप डिपॉजिट करवाइए, आप क्या करें 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा, कि इतने % इंटरेस्ट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट आने वाला है जो कि एग्जाम में भी क्वेश्चन जिसके ऊपर पूछ लिया जाता है, दैट इज अ लॉकर फैसिलिटी को लेकर जी, बिल्कुल जी। लॉकर को लेकर बात करें तो देखिए लॉकर के लिए बात करते हैं कि क्या लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या दिया जा सकता है। देखिए जो लॉकर की फैसिलिटी है, वैसे तो कहते हैं कि नहीं देंगे, बिल्कुल जी, निधि कंपनी लॉकर की फैसिलिटी नहीं देगी, बट प्रोवाइडेड डेट कहते हैं क्या बोला है, एक कंडीशन लगा दी कि उन्होंने बोला कि देखिए मैक्सिमम इनकम फ्रॉम द लॉकर जो होगा बेसिकली कितनी होनी चाहिए, 20% ऑफ ग्रोस इनकम। मान लीजिए आपने कहते कि पूरी जो निधि कंपनी है उसने 100 कहते करोड़ कमाया है, तो आप लॉकर फैसिलिटी से आप मैक्सिमम 20 करोड़ तक की जो इनकम है जनरेट कर सकते हो। अगर इससे ऊपर गए तो आपने रूल 6 का क्या हो जाएगा, अवॉइडेशन हो जाएगा, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा रूल नंबर 6 का, बिल्कुल जी। उसके बाद रूल नंबर 7 क्या बोलते हैं, देखिए रूल नंबर 7 ने बोला, रूल नंबर जो 7 है वो शेयर कैपिटल के बारे में बोलता है। देखिए रूल अगर हम बात करें, इसने बोला कि नॉमिनल वैल्यू कितना है, ₹10। देखिए 10 रुपए के एक शेयर माना जाएगा और मिनिमम कितने 10 शेयर दिए जाएंगे जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक डिपॉजिट होल्डर के पास 100 रुपीज की क्या रहेंगे, डिपॉजिट होल्डर आपके पास रहने वाले हैं जी। कि एक पर्सन अगर मान लीजिए मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए है मान लीजिए, उसको कहते हैं कि 10 शेयर लेने पड़ेंगे मिनिमम, बिल्कुल जी। और एक शेयर की वैल्यू मैक्सिमम कितना 10 रुपए हो सकती है जी, 10 रुपए, तो यानी कि 100 रुपए के तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे जी, मिनिमम अमाउंट आपकी आ गई 100 रुपए की, बिल्कुल जी। क्या इस एक्टिविटीज के ऊपर या इन एक्टिविटीज के ऊपर कोई सर्विस टैक्स वगैरह लगेगा,
लगना चाहिए नहीं। इसने बोला कि नो सर्विस चार्जेस, कहते हैं कि ऑन द इशू ऑफ द शेयर, जो शेयर इशू करेंगे कोई सर्विस चार्जेस उसके ऊपर नहीं लगने वाला है, बिल्कुल जी। उसके बाद आता है हमारे पास मेंबर के बारे में। रूल नंबर 8 आपके मेंबर के बारे में बताता है कि मेंबर किस तरीके से एक्टिविटी में आएगा, कितने मेंबर रहेंगे। देखिए मिनिमम आपने पढ़ा था कि 200 मेंबर रहेंगे जी। मिनिमम कितने, 200 मेंबर के बारे में आपने पढ़ा था कि निधि कंपनी के अंदर 200 मेंबर रहेंगे, बिल्कुल जी। बट याद रखना कोई बॉडी कॉर्पोरेट है यानी कंपनी है या कोई ट्रस्ट है वो मेंबर नहीं बनेगी, बिल्कुल भी मेंबर नहीं बनेगी। अच्छा क्या माइनर बन जाएंगे, कहते हैं कि नो, माइनर भी मेंबर नहीं बनेंगे। अब कहते हैं कि क्यों, देखिए कहते हैं कि रुको रुको हम इसके एक्सेप्शन लेके आते हैं। वो कहते हैं कि क्या इसकी भी एक एक्सेप्शन रहेगी, यानी कि एक्सेप्शन क्या रहेगी कि बन सकते हैं मेंबर कब, अगर नेचुरल और द लीगल जो गार्जियन होगा बेसिकली उसके बिहाफ पर क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो मेंबर भी क्या बन सकता है, माइनर बन सकता है, माइनर एज ए मेंबर बन सकता है। उसके बाद रूल नंबर 9 आ गया। देखिए रूल नंबर 9 जो होगा वो नेट ऑन फंड। देखिए नेट ऑन फंड कितना होगा, बेसिकली 10 लाख रुपए आपका होना चाहिए, 10 लाख या उससे ज्यादा का आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल जी। नेट ऑन फंड जो होगा, जो नेट ऑन फंड है बेसिकली कितना रह रहा है, 10 लाख रुपए, बिल्कुल जी। 10 लाख रुपए आपका रहेगा, 10 लाख रुपए आपका रहेगा जी, ठीक है। 10 लाख या उससे ज्यादा होगा, याद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको इनके अंदर इंक्लूड नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है ब्रांच के बारे में। देखिए ब्रांच ओपन कर सकते हो, बिल्कुल जी। इसने बोला कि हाँ कर सकते हो। देखिए न्यू ब्रांच, देखिए ब्रांच के बारे में, अगर ब्रांच ओनली कहते हैं कि द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू में फॉर पास्ट 3 साल का। देखिए 3 साल के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको देखा जाएगा कि कितना है कितना नहीं। याद रखना एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 3 ब्रांच आपको ओपन करने मिल सकती है। अगर 3 से ज्यादा करनी हो तो कहते कि 3 से ज्यादा करनी है या कोई आउटसाइड करनी है, आपके डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली ब्रांच जो है वो बाहर लेके जाना है, तो उसके लिए कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर का, उसकी अप्रूवल लेना, प्लस में साथ के साथ आपको इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को विद इन 30 डे के अंदर ऑफ द ओपनिंग। खुलने के 30 दिन के अंदर आप इंटीमेट कर देंगे कि हाँ हमने अप्रूवल ले ली है, अप्रूवल साथ में लगाएंगे, बिल्कुल जी। जब आप इंटीमेट करेंगे ना आरओसी को, अप्रूवल जो आपने ली है रीजनल डायरेक्टर से वो साथ में लगानी ही पड़ेगी, बिल्कुल जी। उसके बाद बोलते हैं कि नो ब्रांच, जो आउटसाइड द स्टेट आप नहीं कर सकते, उस स्टेट के लिए आपको अलग से चलना पड़ेगा, बिल्कुल जी, वो ब्रांच आप नहीं कर सकते। साथ ही कहते हैं कि आप कहते हैं कि जो ब्रांच जो होगी, कहते हैं कि नो ब्रांच अनलेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट जो होगा फाइल करेंगे आरओसी को, बिल्कुल जी, ठीक है। हाँ जब तक कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेंगे आप कोई भी ब्रांच वगैरह बेसिकली ओपन नहीं कर सकते, बिल्कुल जी। उसके बाद कहते हैं अगर आप बंद करना चाहते हो किसी ब्रांच को, नो ब्रांच कहते हैं क्लोजर अनलेस, कब तक नहीं करेंगे, देखिए कंडीशन क्या रहेगी, नंबर 3 कंडीशन रहेगी। नंबर 1, क्लोज करने से पहले आपको पब्लिश करना पड़ेगा अपनी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के अंदर, यानी कि जो भी आपके जो लोकेलिटी के अंदर यूज होने वाली न्यूज़पेपर है, हिंदी में है या फिर मान लीजिए आप बंगाल का है बंगाली भाषा के अंदर, ये जो भी वट एवर द केस जिस भी स्टेट के अंदर है, जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर आपको न्यूज़पेपर में करना पड़ेगा एट लीस्ट 30 डे प्रायर टू द क्लोजर। बंद होने से 30 दिन पहले आपको देना पड़ेगा कि कल को मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रेज करना चाहे कर सके, बिल्कुल जी। उसके बाद कॉपी ऑफ द पब्लिकेशन ऑन द नोटिस बोर्ड, बिल्कुल नोटिस बोर्ड के ऊपर क्या होगा, पब्लिकेशन करेंगे, पब्लिश करेंगे कि हाँ हमारी जो ये ब्रांच है इस जगह की जो होगी वो क्लोज होने वाली है। फिर कहते हैं कि इन्फॉर्म और इंटीमेट करेंगे आरओसी को विद इन 30 डे के अंदर कि हाँ, तो यानी कि क्लोजिंग जब स्टार्ट कर रहे थे, ओपनिंग कर रहे थे तो भी तब भी हमने क्या दिया था, आरओसी को इंटीमेट किया था, और जब क्लोज कर रहे तो भी इंटीमेट कर रहे हैं विद इन 30 डे के अंदर। उसके बाद है रूल नंबर 11। देखिए रूल नंबर 11 ने बोला मैक्सिमम डिपॉजिट के बारे में। देखिए मैक्सिमम डिपॉजिट कितना हो सकता है, जितना नेट ऑन फंड, यानी कि नेट ऑन फंड कितना था, यानी कि मैक्सिमम, देखिए मिनिमम कितना, इसने मान लीजिए मिनिमम 10 लाख रुपए है, तो कितना हो सकता है, हम 20 टाइम क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट लोगों से ले सकते हैं, यानी कि 200 लाख, यानी कि 2 करोड़ रुपए जो होगा हम मिनिमम, कम से कम है जी, मिनिमम जो होगा नहीं, मैक्सिमम डिपॉजिट जो होगा बेसिकली कितना 20 टाइम दे रखा है, नेट ऑन फंड दे रखा है जी। मिनिमम हम 200 करोड़ 2 करोड़ तो करेंगे जी, कर सकते हैं जी, ठीक है ओके। इसने बोला कि मैक्सिमम डिपॉजिट कितना होगा, यानी कि 20 टाइम ऑफ नेट ऑन फंड आ गया। नेट ऑन फंड कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मतलब नेट ऑन फंड जितना भी होगा उसका 20% क्या कर सकते हैं आप, मैक्सिमम डिपॉजिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बड़ी चतुराई से इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मैक्सिमम डिपॉजिट के बारे में बताया, इन्होंने नेट ऑन फंड के ऊपर बेस कर दिया 20%, और नेट ऑन फंड जो है आप कितना भी ले सकते हैं, मिनिमम 10 लाख से ज्यादा, बिल्कुल जी। उसके बाद आता है टाइम लिमिट के बारे में। देखिए अगर मान लीजिए आपने डिपॉजिट लिया है, टाइम लिमिट क्या रहेगा, बिल्कुल जी। इसने बोला कि डिपॉजिट के केस में जो टाइम लिमिट रहने वाला है, देखिए अगर हम
आप एफडी के बारे में बात करते हो, एफडी का जो टाइम पीरियड मिनिमम 6 महीने से लेके मैक्सिमम 60 महीने रहेगा, और रेकरिंग डिपॉजिट का जो है 12 महीने से लेके 60 महीने रहने वाला है। बिल्कुल जी। उसके बाद क्या रहेगा, जो सेविंग डिपॉजिट होता है उसके लिए बात करें तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए आप डिपॉजिट करवा सकते हो, किसके पास, निधि कंपनी के पास। और याद रखना जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 2% रहने वाला है, जो कि नेशनलाइज जो बैंक होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है जी, डिपॉजिट करवाएंगे बिल्कुल। उसके बाद आपका आता है फोर क्लोजर अलाउंस के बारे में। देखिए फोर क्लोजर कहते हैं कि अलाउड के बारे में क्या मतलब होता है, समय से पहले। देखिए अगर मान लीजिए समय से पहले आप कोई डिपॉजिट वगैरह बेसिकली कहते हैं कि क्या करते हैं आप मैच्योर करवाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए अप टू 3 महीने और कहते हैं कि 6 मंथ तक कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं चार्ज किया जाएगा या नहीं लगेगा। 6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट जो होगा उससे अगर ज्यादा है तो 2% आपका लगने वाला है जी, बिल्कुल। उसके बाद देखिए रूल नंबर 15 क्या बोलते हैं, देखिए रूल नंबर 15 ने क्या बोला, लोन के बारे में बोला कि निधि कंपनी जो होगा वो कितना कितना लोन अपने मेंबर को दे सकती है। निधि कंपनी जो है अपने मेंबर को कितना लोन देगी उसके बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है, देखिए निधि कंपनी जो होगा डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना डिपॉजिट आया। देखिए डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल जी। इसने बोला कि अगर मान लीजिए आपके पास डिपॉजिट जो है वो 2 करोड़ से कम है, डिपॉजिट की अमाउंट 2 करोड़ से कम है, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही लोन आप दे सकते हो। बिल्कुल जी, 2 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हो। अगर आपका जो डिपॉजिट है 2 करोड़ से लेके 20 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा और 20 करोड़ रुपए तक है तो 7.5 लाख रुपए का डिपॉजिट दे सकते हो। ठीक है जी। देखिए डिपॉजिट कहाँ से, फ्रॉम कहते हैं ऑल द मेंबर, सभी मेंबरों का देखा जाएगा कि टोटल मेंबरों से कितना मिला है, उन चीज को कंसीडर करेंगे। बिल्कुल, इसने बोला कि डिपॉजिट अगर 2 करोड़ रुपए से कम है तो 2 लाख रुपए तक हम दे सकते हैं लोन। अगर डिपॉजिट आपका 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ रुपए तक है तो 7.5 लाख रुपए आप दे सकते हो। उसके बाद अगर 20 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपए तक डिपॉजिट अगर हुआ है तो 12 लाख रुपए तक का आप लोन दे सकते हो। अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो 50 लाख रुपए तक का क्या दे सकते हो, आप मेंबर को लोन वगैरह दे सकते हो। याद रखना, अगर मान लीजिए एक कंडीशन क्या रहेगी, देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है, दिमाग रखना, एग्जाम के अंदर याद रखना इस चीज को कि क्या, इसने बोला कि निधि जो होगी अगर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं होता, कहते हैं नो प्रॉफिट नहीं हुआ 3 प्रीसीडिंग कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो जो अमाउंट आप दे रहे हो ना, यानी कि 2 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, 12 लाख रुपए और 50 लाख रुपए, इनका क्या हो जाएगा, 50% आप हो जाएगा जी। यानी कि 2 लाख की जगह कितना 1 लाख होगा, 3,75,000 रुपए होगा, यानी कि 6 लाख रुपए होगा, और कहता है कि 25 लाख रुपए आपका होने वाला जी। हाफ 50% क्या हो जाएगा, अमाउंट आप मैक्सिमम लोन दे पाएंगे। उसके बाद इसने बोला कि प्रोवाइडेड, कहते हैं कि इसने बोला कि लोन के बारे में कि जो सिक्योरिटी वगैरह होगी, देखिए सिक्योरिटी के अगर मान लीजिए कोई लोन दिया आपने, अगर कोई लोन दिया है अगेंस्ट द सिक्योरिटी, वो किस तरीके से रहेगा, मान लीजिए आपने लोन वगैरह है, अगर अगेंस्ट द सिक्योरिटी क्या है, गोल्ड के अगेंस्ट दिया है या सिल्वर या ज्वेलरी के अगेंस्ट दिया है, तो लोन की जो अमाउंट, जो टाइम पीरियड रहेगा मैक्सिमम 1 ईयर रहने वाला है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो के अंदर अगर हम बात करें तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैक्सिमम जो होगा पीरियड वो होगा 7 ईयर आपका रह जाएगा। और एफडी के केस में भी कितना, मैक्सिमम 1 ईयर रहेगा जी, मैक्सिमम 1 ईयर रहने वाला है। बिल्कुल, तो यानी कि मतलब अगर आपने लोन वगैरह की बात करें, लोन वगैरह दिया है अगर मान लीजिए, तो इसके अगर मान लीजिए कोई उसके अगेंस्ट कोई मॉर्गेज वगैरह पे रखा है गोल्ड को, गोल्ड को या सिल्वर को या ज्वेलरी को, तो वो आपका कितना मैक्सिमम 1 ईयर रहने वाला है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि नेक्स्ट वन आता है रेट ऑफ द इंटरेस्ट। देखिए मैक्सिमम जो रेट होगा कितना, 7.5% आपका रह सकता है। बिल्कुल जी, उसने रूल नंबर 16 ने डिस्क्राइब कर दिया कि मैक्सिमम जो आपका इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे 7.5% रहेगा, जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर जो डिपेंड करने वाला है। ठीक है जी। उसके बाद आता है रूल नंबर 17। देखिए रूल नंबर 17 क्या बोलता है, देखिए रूल नंबर 17 ने बोला डायरेक्टर के बारे में। डायरेक्टर कौन बनेगा, सबसे पहले मेंबर ऑफ द निधि, जो मेंबर होगा, हाईलाइट करते हैं इसको भी, कहते हैं कि मेंबर ऑफ द निधि जो होगा वो बनेगा। बिल्कुल जी। देखिए डायरेक्टरशिप जो होगी वो 10 कंसेक्यूटिव ईयर तक, कंसेक्यूटिव ईयर का मतलब है कि लगातार 1 2 3 4 5 इस तरीके से कंसेक्यूटिव ईयर ऑन द बोर्ड रहने वाले हो। अच्छा, आफ्टर 10 साल के बाद क्या होगा, देखिए 2 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद आप रीअपॉइंट हो सकते हो। अच्छा, साथ ही साथ क्या बोलता है, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए 10 साल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 10 साल नहीं है जी, ये आपके 15 साल है, तो ठीक है कोई बात नहीं, 15 ईयर तक रहेंगे, या आपके 8 साल है तो 8 साल तक रहेंगे, जो भी डिस्क्राइब कर रखा होगा। इस पीरियड के बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड आपका आने वाला है, उसके बाद आप रीअपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल।
साथ ही डिविडेंड के बारे में और बात कर लो। देखिए डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसने बोला डिविडेंड के बारे में, तो डिविडेंड जो पे करेंगे हम, देखिए मैक्सिमम कितना 25% आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड को पे किया जा सकता है। मैक्सिमम कितना 20% देंगे, बिल्कुल। उस अब अगर मान लीजिए आपका मन कर रहा है ज़्यादा देने का तो ज़्यादा दे दीजिए, साथ में फिर क्या करेंगे, आपको अप्रूवल लग जाएगा, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, उसकी अप्रूवल ले लेना, उसके बाद आप 25% से ज़्यादा आप दे सकते हो। 25% किसका, जो 25% आपका रहने वाला है दैट इज आपका प्रॉफिट का रहने वाला है, बिल्कुल जी। नेट 25% जो रहेगा, 25% जो रहेगा प्रॉफिट का रहने वाला है, बिल्कुल प्रॉफिट का रहने वाला है। अच्छा उसके बाद क्या होगा कि याद रखना इक्विवेलेंट अमाउंट ही आपको रिजर्व में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, यानी कि 50% हो गया ना, यानी कि 25% तो क्या होगा आप डिविडेंड दे रहे हो, बिल्कुल मैक्सिमम, और उतनी ही अमाउंट आपको रिजर्व में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। याद रखना एक चीज और कहते हैं कि नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट के अंदर कोई डिफॉल्ट मत करना, और जितने भी रूल्स वगैरह होंगे निधि कंपनी के अंदर वो कंप्लाई करने पड़ेंगे। अच्छा जो ऑडिटर होगा, ऑडिटर के केस में क्या रहेगा, देखिए ऑडिटर जो होगा, अगर मान लीजिए ऑडिटर इंडिविजुअल है तो मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर तक रह सक पाएगा, बिल्कुल। अगर मान लीजिए फर्म है तो 2 टर्म ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 टर्म ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि कितना 10 ईयर जो होगा आप रहने वाले। उसके बाद क्या होगा 2 ईयर का बेसिस, दोनों के अंदर ही कूलिंग पीरियड आपका आ जाएगा। उसके बाद पेनल्टी के बारे में, अगर कोई आपके रूल्स की कंप्लाई नहीं किया, किसी कंपनी की कंपनी ने या ऑफिसर ने कंप्लाई नहीं किया, तो फाइन कितना 5000 रुपीज लग जाएगा, बिल्कुल जी। और साथ ही अगर मान लीजिए कंटिन्यू के केस में यहाँ पे कितना 500 आएगा, इसमें कितना आएगा कंटिन्यू के केस में कितना 500 रुपीज कहते कि पर डे जो होगा वो आपके ऊपर एप्लीकेबल लगा जाएगा टिल द कंक्लूजन ऑफ, जब तक आपने कॉन्ट्रवेंशन जब तक चलता रहेगा उसके बाद तक आपका 500 रुपीज पर डे आपका लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक्शन 406 कवर होता है निधि कंपनी के बारे में। आई होप आपको समझ आएगा। नोट्स जो होंगे बड़े इंपॉर्टेंट खुद बनाए हुए नोट्स है, आपके हेल्प करेंगे और उसको समझने के लिए। एग्जाम के अंदर क्या होगा कि आप सिर्फ नोट्स पढ़कर भी जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको रूल्स के अंदर पूछेंगे कि नेट ऑन फंड के बारे में, ब्रांच के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में, लोन वगैरह के बारे में आ जाएगा। मेन जो इंपॉर्टेंट रहेगा डायरेक्टर और डिविडेंड के बारे में और ऑडिटर के बारे में 17, 18, 19 जो होगा वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ जो रूल नंबर 4 जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रूल नंबर 5 इंपॉर्टेंट रहने वाला है।